हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आइडियल जीके के रिवीजन सेशन में। आज के इस सेशन में उत्तक के बायोलॉजी के जो उत्तक का चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हुए संयोजी उत्तक को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक दो या दो से अधिक उत्तक या अंगों को जोड़ने से जो उत्तक बनता है उसे क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। याद रखिएगा, दो या दो से अधिक अंगों या उत्तक के मेल से जो उत्तक बनता है उसे क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके 8 प्रकार हैं। संयोजी उत्तक के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। कौन कौन? तो ब्लड, लसिका, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन और लिगामेंट। इसी 8 को एक एक करके पढ़ना है। तो आज ब्लड को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। याद रखिएगा, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आगे यह हल्का क्षारीय होता है। जैसे ही 7 से ऊपर गया तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय। 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम तो अम्लीय। आगे सामान्य मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर तथा संपूर्ण शरीर का 7 से 8% ब्लड का भाग होता है। याद रखिएगा, एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड या संपूर्ण शरीर का 7 से 8% जो है ब्लड का भाग होता है। आगे ब्लड 2 प्रकार का होता है, एक तरल भाग और एक कोशिकीय भाग। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, याद रखिएगा, और एक कोशिकीय भाग। अब ये तरल भाग यानी प्लाज्मा को पढ़ते हैं। प्लाज्मा जो है ब्लड में 55% होता है। याद रखिएगा, प्लाज्मा जो है ब्लड में कितना प्रतिशत? 55% होता है, जिसमें जल 90%, यानी प्लाज्मा में जल कितना? 93%। याद रखिए, 90 से 93%। प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 90 से 93%। और प्रोटीन जो है 6%। याद रखिए, ब्लड में जो है 93% प्लाज्मा और 6% प्रोटीन होता है। तो याद रखिए, ब्लड में तो प्लाज्मा में जल जो है 90%, 90 से 93 और प्रोटीन 6%। तो प्रोटीन कौन कौन सा है? याद रखिए, प्रोटीन भी है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है वो 4 प्रकार का होता है। तो एल्बुमिन, फाइब्रिमीन और फाइब्रिजीन और ग्लोबुलिन। याद रखिए, प्लाज्मा में जो प्रोटीन 6% होता है वो निम्नलिखित प्रकार का है। कौन कौन है? तो एल्बुमिन, फाइब्रिन, फाइब्रिजीन और ग्लोबुलिन। याद रखिएगा। आगे अब ये कोशिकीय भाग। कोशिकीय भाग 45% होता है ब्लड में कोशिकीय भाग कितना होता है? 45% होता है, जिसमें जो 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। याद रखिएगा, ब्लड में जो कोशिकीय भाग में जो है 45% जो यह भाग होता है, जो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा, VBI। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। अब प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है? दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को पढ़ते हैं। तो पहले आरबीसी को पढ़ते हैं। इसे जो है एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं, या लाल रक्त कण भी इसे कहा जाता है। याद रखिए, आरबीसी को जो है एरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कण भी कहते हैं। इसकी जीवन काल जो है 120 दिन होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। आगे इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। आगे आरबीसी के कब्रिस्तान एस्प्लीन या प्लीहा कहते हैं। याद रखिएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? एस्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। आगे यह सभी स्तनधारी में देखा जाता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। याद रखिएगा, जितने भी स्तनधारी है उसमें जो आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में जो है ऊँट और लामा के आरबीसी में जो है केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा, ऊँट और लामा के केंद्रक में क्या आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। आगे नोट, रेगिस्तान का जहाज ऊँट। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। उसके कुबर में जो वसा भरा होता है। याद रखिएगा, रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। उसमें जो उसके कुबर में क्या भरा रहता है? वसा भरा रहता है। याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अगला भाग है नोट, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आगे नोट, 100 ml ब्लड में, याद रखिएगा, 100 ml ब्लड में जो है 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। याद रखिए, 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा।
तो वह स्वस्थ इंसान है। याद रखिए मिनिमम जो है 14 ग्राम रहेगा तो वो क्या स्वस्थ इंसान है। आगे नोट, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। याद रखिए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक होता है। साथ ही इसके लिए जो है विटामिन B12 भी जिम्मेदार है और आयरन भी जिम्मेदार है। याद रखिएगा एनीमिया में जो B12 की कमी से एनीमिया होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है और हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग होता है। आगे नोट, कार्बन मोनोऑक्साइड दम घुटने वाली गैस है और अधिक विषैला है। याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेतक क्या है, CO। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का संकेत क्या है, CO। आगे RBC का मुख्य काम जो है परिवहन तंत्र को मजबूत करना। याद रखिए RBC का मुख्य काम क्या है, परिवहन तंत्र को मजबूत करना। आगे अगला भाग है WBC को पढ़ते हैं। WBC जो है इसका पूरा नाम वाइट ब्लड कार्पस है। याद रखिए WBC का पूरा नाम क्या है, वाइट ब्लड कार्पस है, जिसे जो है ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। आगे इसे जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं, यानी पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी। आगे WBC की संख्या 5000 से 10,000 mm³ होता है। याद रखिएगा WBC की संख्या कितना होता है, 5000 से 10,000 mm³ होता है। आगे WBC की संख्या जो है अत्यधिक बढ़ जाने से, याद रखिएगा WBC की अत्यधिक संख्या बढ़ जाने से जो है ब्लड कैंसर, जिसे जो हम ल्यूकेमिया कहते हैं। याद रखिए ल्यूकेमिया किसे कहते हैं, ब्लड कैंसर को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो WBC की अत्यधिक बढ़ जाने के कारण। ल्यूकेमिया कैसे होता है, तो WBC की अत्यधिक बढ़ जाने से ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर नामक बीमारी होती है। आगे WBC की संख्या अत्यधिक कम हो जाने से ल्यूकोपेनिया कहते हैं। याद रखिएगा WBC कम जाएगा तो क्या कहेंगे, ल्यूकोपेनिया। WBC कम जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ल्यूकोपेनिया। बढ़ जाएगी तो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया बढ़ जाएगा और ल्यूकोपेनिया कम जाएगा। पेनिया यानी पेनी में सड़ जाएगा तो कम जाएगा पेनिया, ल्यूकोपेनिया यानी पेनी में सड़ जाएगा तो ल्यूकोपेनिया यानी कम जाएगा, और ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। आगे WBC का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। WBC का काम कितना होता है, WBC का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। आगे WBC के 5 प्रकार होते हैं। याद रखिए WBC के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार। कौन कौन है, तो न्यूट्रोफिल। याद रखिएगा न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। याद रखिएगा पांचों कौन कौन सा है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये पांचों समझते हैं। न्यूट्रोफिल क्या है, तो न्यूट्रोफिल जो है WBC का 55% भाग है। न्यूट्रोफिल क्या है, WBC का 55% भाग न्यूट्रोफिल है। यह रोगाणुभक्षक होता है, यानी यह रोगाणुभक्षक या फैगोसाइल है। रोगाणुभक्षक या फैगोसाइल कहा जाता है, यानी न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं, रोगाणुभक्षक या फैगोसाइल कहते हैं। आगे अब एसिनोफिल क्या है, यह जो एलर्जी का कारक है। याद रखिए WBC में जो एसिनोफिल जो पाया जाता है वो क्या है, तो एलर्जी का कारक है। आगे बेसोफिल क्या है, यह रक्त में थक्का में सहायता देता है। याद रखिए बेसोफिल क्या करता है, रक्त के थक्का में सहायक देता है। आगे अब ये मोनोसाइट क्या है, रोगाणुभक्षक में सबसे सक्रिय कोशिका है। याद रखिएगा रोगाणुभक्षक में सबसे सक्रिय कोशिका कौन सा है, मोनोसाइट है। आगे अगला है लिम्फोसाइट क्या है, अति विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली है। ये सबसे ज़्यादा अति विशिष्ट जो है प्रतिरक्षा प्रणाली है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। याद रखिएगा WBC में कौन सा भाग जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अगला आइए तीसरा है कोशिकीय भाग में जो है ब्लड का कोशिकीय भाग जो है तीसरा भाग प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। उसको पढ़ते हैं। इसकी संख्या 1.5 लाख से 3 लाख होती है। याद रखिए प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 3 लाख mm³ रहता है। संकेतक याद रखिएगा mm³। 1.5 लाख से 3 लाख जो है mm³ जो है इसकी संख्या होती है। आगे इसका जीवन अवधि 1 सप्ताह होता है। याद रखिएगा प्लेटलेट्स की संख्या कितना दिन होता है, 1 सप्ताह होता है। आगे इसका मुख्य काम जो है रक्त का थक्का जमाने में होता है। याद रखिएगा WBC का मुख्य काम क्या, प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है, रक्त का थक्का जमाने में है। आगे नोट, कटने के बाद, याद रखिए कटने के बाद रक्त की थक्का जमाने में निम्नलिखित का महत्वपूर्ण योगदान है।
यानी जब जो ब्लड शरीर कट जाता है तो उसमें जो रक्त जमाने में जो निम्नलिखित जो है जमने में मदद करता है। जैसे विटामिन के, विटामिन में जो कौन सा भाग, विटामिन के जो है रक्त जमाने में मदद करता है। खनिज में ये कैल्शियम मदद करता है। खनिज में कौन सा भाग करता है? कैल्शियम करता है। और प्रोटीन में कौन कौन भाग देता है? प्रोटीन में जो है फाइब्रिन और फाइब्रिजीन जो है मदद करता है रक्त को जमाने में। और एंजाइम, 2 एंजाइम है जो रक्त जमाने में मदद करता है। कौन कौन? प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखिएगा, एंजाइम जो है प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है रक्त जमाने में मदद करता है। याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है रक्त जमाने में मदद करता है। विटामिन के जो एंजाइम है, विटामिन में के मदद करता है। खनिज में कैल्शियम मदद करता है। प्रोटीन में फाइब्रिन और फाइब्रिजीन करता है। और एंजाइम में प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है रक्त जमने में मदद करता है। आगे नोट, एंजाइम जैव उत्प्रेरक है यानी बायोकैटलिस्ट है और यह प्रोटीन नेचर का होता है। एंजाइम किस नेचर का होता है? प्रोटीन नेचर का है। नोट, सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकता है लेकिन सभी प्रोटीन जो एंजाइम नहीं हो सकता है। आगे, कुछ ऐसे पदार्थ है जो रक्त का थक्का बनने में मदद नहीं करता है, उसे जो है कोकुलेंट या प्रतिस्कंदन पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, जो पदार्थ रक्त के जमने में मदद नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? कोकुलेंट कहते हैं। कोकुलेंट या प्रतिस्कंदन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, तो जैसे कौन कौन है? हिपेरिन और हीरोडीन। हिपेरिन और हिपेरिन तो याद ही है, हीरोडीन याद रखिए। रक्त के थक्का जमाने में मदद कौन नहीं करता है? तो हीरोडीन और हिपेरिन। तो हिपेरिन का नेचर कैसा होता है? प्रोटीनस होता है। याद रखिए, हिपेरिन का नेचर कैसा होता है? प्रोटीनस होता है। तो याद रखिएगा, हिपेरिन और हीरोडीन जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद नहीं करता है। आगे नोट, हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में जो रक्त का थक्का नहीं बनता है, इसे रॉयल डिजीज या राजशाही बीमारी भी कहते हैं। हीमोफीलिया को जो है राजशाही बीमारी या रॉयल डिजीज भी कहते हैं। आगे, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवांशिक रोग है जिसे जो है पुरुष ज़्यादा प्रभावित होता है। याद रखिएगा, हीमोफीलिया जो है एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें सिर्फ पुरुष जो है प्रभावित ज़्यादातर होता है। आगे, मानव शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाया जाता है। याद रखिएगा, जिसकी खोज किसने किया था? कार्ल एंड एस्टिनर ने खोजा था। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल एंड एस्टिनर ने किया था। जो 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है? ए बी और ओ। याद रखिएगा। आगे, ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है यानी सभी से ले सकता है, जबकि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर यानी सभी को दे सकता है। आगे नोट, जब ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम जाता है। याद रखिए, जब ऊंचाई पे कोई जाता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, लेकिन आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जिससे जो है उसका मुंह लाल हो जाता है, जिसे जो है हम क्या कहते हैं? हाइपोजिया कहा जाता है। याद रखिएगा, जब ऊंचाई पे कोई चढ़ता है तो ऑक्सीजन लेवल उसका क्या होता है? कम हो जाता है, लेकिन आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका मुँह लाल हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? हाइपोजिया कहा जाता है। आगे नोट, थैलेसीमिया भी एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें आरबीसी बनना कम हो जाता है। याद रखिएगा, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है और आरबीसी बनना कम हो जाता है। थैलेसीमिया क्या है? ये अनुवांशिक बीमारी है जिसमें आरबीसी नहीं बनता है या कम हो जाता है। आगे, इसे जो है इसमें जो है ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है। थैलेसीमिया बीमारी में क्या किया जाता है? ब्लड को ट्रांसफ़र, यानी ब्लड बनेगा ही नहीं तो उसको क्या कहता है? ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है। आगे नोट, सिकल सेल एनीमिया में जो है आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? हंसियाकार हो जाती है। याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा होता है? हंसियाकार हो जाता है। इस तरह बायोलॉजी का सेशन यही समाप्त करते हैं और अगला सेशन हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हिस्ट्री का सेशन। हिस्ट्री में आज देखने का प्रयास करेंगे ब्रिटिश काल की सामाजिक और सांस्कृतिक नीति और आंदोलनों को। चलिए, भारत में सामाजिक और धार्मिक आडंबरता के विरुद्ध, याद रखिएगा, कई कारक प्रहार किए गए थे, जैसे आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा, दूसरा संचार प्रणाली का विकास, तीसरा रेडिकल तत्वों की भूमिका जैसे बेंटिक के द्वारा,
अब चौथा, भारतीय पुनर्जागरण की भी भूमिका रही, जैसे राजा राम मोहन राय के द्वारा राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि के द्वारा जो है भारत में जो है सामाजिक आर्थिक आडंबरता के विरुद्ध जो है कई कारक प्रहार किए गए थे। आगे, आरंभ में ब्रिटिश शासन में, याद रखिएगा, आरंभ में ब्रिटिश शासन ने 1857 से पहले विभिन्न बिंदुओं पर जो है हस्तक्षेप किया था और कानून बनाया था, जैसे सती प्रथा अधिनियम 1829। सती प्रथा अधिनियम कब आया? 1829 में। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1856। याद रखें, हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। और सती प्रथा अधिनियम कब आया? 1829 में। दोनों याद रखें, हिट क्वेश्चन है। सती प्रथा अधिनियम 1829 में और हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1856 में। आगे, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1857 के विद्रोह के बाद जो अंग्रेज ने कौन सी नीति अपनाई? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। आगे, उपयुक्त पृष्ठभूमि में भारत में 19वीं सदी के तीसरे दशक में, याद रखिएगा, 19वीं सदी के तीसरे दशक में पुनर्जागरण हुआ, जिसकी शुरुआत बंगाल से हुई। याद रखिएगा, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? बंगाल से हुई। और इसके पुनर्जागरण या पत्रकारिता के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। याद रखिए, पुनर्जागरण के पिता किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं, या पत्रकारिता का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आगे, अगला टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में निम्नलिखित संगठन और सुधारवादियों को भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो उसी को आज पढ़ते हैं। तो पहला जो है आंदोलनकारी था राजा राम मोहन राय, उसके बारे में पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए और राजा की उपाधि जो है किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। आगे, ब्रह्म समाज की नींव 1828 में एकेश्वरवाद में विश्वास किया गया। याद रखिए, ब्रह्म समाज में जो है एकेश्वरवाद पे जो विश्वास किया गया और मूर्ति पूजा के विरोध किया गया। याद रखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? 1828 में। याद रखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? 1828 में। इसमें जो है एकेश्वरवाद पे बल दिया गया और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज जो है किसके समर्थक थे? एकेश्वरवाद के और मूर्ति पूजा का विरोधी था। आगे, राजा ने सती प्रथा, यानी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया और इसी कड़ी में 1829 में एक कानून बेंटिंग के समय लागू किया गया। याद रखिएगा, सती प्रथा किसके समय लागू किया गया? बेंटिंग के समय में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। आगे, कहाँ? तो बंगाल में। याद रखिएगा, सती प्रथा जो है अधिनियम 1829 में कहाँ लागू किया गया? बंगाल में। आगे, 1814 में जो आत्मीय सभा की नींव रखी। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की नींव कब रखा? 1814 में। आगे, 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर, याद रखिएगा, 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की नींव रखा। आगे, 1825 में वेदांत कॉलेज की नींव रखी। याद रखिएगा, 1825 में किसका नींव रखा? वेदांत कॉलेज की नींव रखा। आगे, एकेश्वरवादियों का उपहार। याद रखें, एकेश्वरवाद का उपहार प्रिसिप्ट ऑफ जीसस। याद रखें, प्रिसिप्ट और जीसस। संवाद कौमुदी किस भाषा में? बंगाली में। और मिरातुल अखबार फारसी भाषा के माध्यम से अपने विचार को अभिव्यक्ति किया। याद रखिएगा, किस पुस्तक का किस पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय है? तो पहला एकेश्वरवादी का उपहार के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। प्रिंस ऑफ जीसस के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। तीसरा, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। इसके माध्यम से जो है अपने विचार को अभिव्यक्त किया। आगे, ब्रिस्टल लंदन में इसकी मृत्यु हो गई 1833 में। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हो गई? ब्रिस्टल लंदन में 1833 में। याद रखिएगा। आगे, इनके मृत्यु के बाद जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को संभाला। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है
किसने संभाला था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने जो है ब्रह्म समाज को संभाला। आगे, तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किया। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन किया और एवं 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में किया। आगे, बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। याद रखिएगा, बंगाल में जो यंग बंगाल आंदोलन किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। आगे, जिन्हें जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है हेनरी विवियन डेरोजियो को प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा था। आगे, इन्होंने जो है युवा शक्ति और नारी शक्ति पे बल दिया था। याद रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो ने जो है युवा शक्ति और नारी शिक्षा पे बल दिया था। आगे, अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में समझिए। इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है संघर्ष किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उन्हीं के प्रयासों से 16 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है एक कानून बनाया गया। याद रखिएगा, 16 जुलाई 1856 को। आगे, इसके अतिरिक्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाली वर्णमाला इत्यादि का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। याद रखिएगा, बंगाली वर्णमाला में जो है वर्णमाला के विकास में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगला है स्वामी विवेकानंद। अगला आंदोलनकारी कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं। इसका मूल नाम जो है क्या था? नरेंद्र नाथ। ईश्वर चंद्र स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। आगे, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। आगे, इन्होंने यानी स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में एवं 1900 में पेरिस में विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। 1893 में कहाँ? तो शिकागो में, और 1900 में पेरिस में जो धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। आगे, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में कहाँ? तो बारानगर में। याद रखिएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने बारानगर कलकत्ता में किया था एवं धर्म के बुनियादी एकता पे बल दिया था। आगे, अब ये पश्चिम भारत में अगला टॉपिक है पश्चिम भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन। पश्चिम भारत में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था उसको पढ़ते हैं। तो पहला व्यक्ति है दयानंद सरस्वती। ये सबके कहाँ? पश्चिम भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था उसमें संबंधित है। तो पहला व्यक्ति है कौन? तो दयानंद सरस्वती। इसके बारे में पढ़ते हैं। इनका मूल नाम जो मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। याद रखिएगा। आगे, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने मुंबई में। एवं सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना दयानंद सरस्वती ने किया। हिंदी का प्रचार प्रसार किया। याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती है एवं हिंदी के प्रचार प्रसार पे बल दिया। आगे, शुद्धि आंदोलन चलाया। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने जो है शुद्धि आंदोलन चलाया और गौरक्षिणी सभा की स्थापना किया। यानी गौरक्षिणी सभा की स्थापना किया एवं वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया एवं स्वराज शब्द दिया। याद रखिए, स्वराज शब्द किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। गौरक्षिणी सभा की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। एवं शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने चलाया। आगे, नोट, स्वराज शब्द जो है दयानंद सरस्वती ने दिया। अभी पढ़े हैं, स्वराज शब्द किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। आगे, स्वराज शब्द कांग्रेस के मन से किसने उठाया? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, स्वराज शब्द कांग्रेस के मन से किसने उठाया? दादा भाई नौरोजी ने। और स्वराज का नारा शब्द के रूप में किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। याद रखिएगा, स्वराज का नारा जो है शब्द के रूप में किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया 1916 के होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। आगे, अब इनकलाब शब्द जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था। याद रखिए, इनकलाब शब्द किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। आगे,
इनकलाब शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हजरत मोहनी। याद रखिए, इनकलाब शब्द जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया, लेकिन इनकलाब शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हजरत मोहानी ने। और इनकलाब नारा के रूप में किसने प्रयोग किया था? तो भगत सिंह ने किया था। याद रखिएगा, इनकलाब नारा के रूप में किसने प्रयोग किया था? भगत सिंह ने। आगे आइए, भारतीय मार्टिन लूथर के नाम से, याद रखिए, भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहते हैं, जो भारत भारतीयों का है नारा दिया था। भारत भारतीयों का है किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं? दयानंद सरस्वती को कहते हैं। आगे, इसकी मृत्यु अजमेर में हुई। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर में हुई। आगे, दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद जो है शिक्षा में लाला हंसराज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद जो है किसने संभाला था इसको? लाला हंसराज ने जो है इसको संभाला था। आगे, इसी कड़ी में लाला श्रद्धानंद ने 1902 में, याद रखिएगा, लाला श्रद्धानंद ने 1902 में गुरुकुल कांगरी की स्थापना हरिद्वार में किया। याद रखिए, गुरुकुल कांगरी की स्थापना किसने किया था? लाला श्रद्धानंद ने। गुरुकुल कांगरी की स्थापना किसने किया था? लाला श्रद्धानंद ने हरिद्वार में किया। आगे, आर्य समाज के नीतियों के कारण भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। आर्य समाज की जो नीतियों के कारण जो है भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। अगला टॉपिक है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़िए। इसकी स्थापना अमेरिका न्यूयॉर्क में हुआ था। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? अमेरिका न्यूयॉर्क में। किसके द्वारा? ब्लाटवस्की और ओलकॉट के द्वारा। याद रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लाटवस्की और ओलकॉट के द्वारा किया गया था। आगे, भारत में इसका मुख्यालय 1882 में मद्रास के निकट अड्यार में खोला गया था। याद रखिएगा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1882 में मद्रास के अड्यार में। आगे, 1893 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में यह चारों तरफ फैल गया। याद रखिएगा, भारत में जो चारों तरफ जो है 1893 में एनी बेसेंट के प्रयासों से थियोसॉफिकल सोसाइटी फैल गया। आगे, कालांतर में 1916 में मदन मोहन मालवीय यानी महामना के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, जहां महात्मा गांधी ने अपना पहला जो है सार्वजनिक भाषण दिया था। याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ही महात्मा गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था, जहां गांधी जी ने अपना और जो यही जो है चंपारण के जो है चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन मुलाकात हुआ था? राजकुमार शुक्ल का मुलाकात भी जो है यही हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही राजकुमार शुक्ल का मुलाकात हुआ था। आगे, यानी याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो स्थापना हुआ वो किस पे स्थापना हुआ? तो एनी बेसेंट जो इससे पहले जो एनी बेसेंट ने जो बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, उसी का जो कालांतर में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नींव रखा था। और महात्मा गांधी ने यहीं जो है पहला जो है अपना सार्वजनिक भाषण दिया था। और यहाँ जो चंपारण का जो नेता जो था वो राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुआ था महात्मा गांधी का। आगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म की पुनः स्थापना पे जो है बल दिया था। याद रखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो है हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म की पुनः स्थापना पे बल दिया एवं आत्मा के पुनः जो है आगमन के सिद्धांत पे बल दिया था। याद रखिएगा, आत्मा के पुनः आगमन के सिद्धांत पे बल दिया था। अब ये अन्य बातें क्या है? इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो विंस्टन चर्चिल ने। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक जो है विंस्टन इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा, विंस्टाइल चिराल ने जो इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखा, जिसमें जो है उन्होंने कहा था दयानंद के साथ जो है तिलक को जो है अशांति का जनक कहा था। याद रखिएगा, दयानंद के साथ जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति का जनक कहा था। याद रखिएगा, इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विंस्टाइल चिराल। आगे, पश्चिम भारत में पहले धर्म सुधारक जो है गोपाल हरि देशमुख थे। याद रखिए, पश्चिम भारत में पहले धर्म सुधारक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें जो है लोकहितवादी कहा गया। याद रखिएगा, लोकहितवादी किसे कहा गया? गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी किसे कहा गया? गोपाल हरि देशमुख को कहा गया। आगे, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की नींव आत्माराम पांडुरंगा के नेतृत्व में
केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ था। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। लेकिन किसके सहयोग से? केशव चंद्र सेन के सहयोग से। इस संगठन को आगे बढ़ाने में महादेव गोविंद रानड़े की महत्वपूर्ण भूमिका थी। याद रखिए, प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने में किसकी भूमिका थी? महादेव गोविंद रानड़े की। आगे, महादेव गोविंद रानड़े ने कर्वे के साथ मिलकर जो है वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन की नींव रखी थी। याद रखिएगा, वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने रखा था? महादेव गोविंद रानड़े ने। किसके सहयोग से? तो कार्वे के सहयोग से। आगे, और इन्हीं के प्रयासों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जन्म हुआ था। दक्कन एसोसिएशन सोसाइटी का जन्म किसने किया था? तो महादेव गोविंद रानड़े ने। आगे, जिसका रूपांतरण जो है पूना में जो है फर्गुसन कॉलेज के रूप में हुआ था। याद रखिएगा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जो है कालांतर में क्या नाम से जाना गया? तो फर्गुसन कॉलेज का। फर्गुसन कॉलेज की नींव किसने रखा था? महादेव गोविंद रानड़े ने। किसके सहायता से? नहीं, सहायता से, कार्ले के सहायता से। तो वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किया था। वीडियो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके सहायता से? कार्वे की सहायता से। आगे आइए, दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? विरजानंद। याद रखिए, दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? विरजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? विरजानंद। इस तरह हिस्ट्री के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन संविधान का स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं संविधान। संविधान में आज जो है भारतीय संविधान की स्रोत को देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, 2/3 भाग। याद रखिएगा। आगे, लेकिन कई देशी विदेशी तत्वों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव है। जैसे ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ लिया गया है भारतीय संविधान में? तो विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, प्रधानमंत्री का पद, कानून बनाने की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, आर्टिकल 105। याद रखिएगा, संसदीय विशेषाधिकार का जिक्र किस आर्टिकल में है? 105 में है। आगे, और संसदीय प्रक्रिया, ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कौन कौन सा एक बार पुनः सुन लीजिए? विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, प्रधानमंत्री का पद, कानून बनाने की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और संसद की प्रक्रिया। ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। आगे, नोट, संसदीय प्रणाली या व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। याद रखिएगा, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। आगे, दूसरा देश है अमेरिका यानी यूएसए। अमेरिका से जो है मूल अधिकार लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, आगे पंथ निरपेक्षता लिया गया है, चौथा प्रस्तावना लिया गया और पांचवा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। याद रखिएगा, मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे, मूल अधिकार का जिक्र कहाँ है? तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में। याद रखिएगा, और ये जो है मूल अधिकार जो है न्यायालय में वाद योग्य है। याद रखिएगा। आगे, अब ये स्वतंत्र न्यायपालिका का जिक्र कहाँ है? तो आर्टिकल 124 से 147 के बीच। आगे, पंथ निरपेक्ष क्या है? तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। आगे, अब ये प्रस्तावना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है। अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से सबसे पहला है नीति निषेध तत्व। याद रखिए, आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। याद रखिएगा। तो नीति निषेध तत्व का जिक्र कहाँ है? भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में। और याद रखिएगा, और ये नीति निषेध तत्व क्यों दिया जाता है? तो राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। यह जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। याद रखिए, नीति निषेध तत्व जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 37 में। याद रखिए, आर्टिकल 37 में जो है नीति निषेध तत्व जो है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इसका जिक्र है। आगे, अब आइए, राष्ट्रपति का चुनाव समझ में आ गया। आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 54। और जो है तीसरा है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। तो 4 क्षेत्रों से किया जाता है। 4 क्षेत्र कौन कौन सा है? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। ये जो है राज्यसभा का 12 सदस्यों का मनोनयन जो किया जाता है, यही 4 क्षेत्र से। कौन कौन है? तो साहित्य है, कला है, विज्ञान है और समाज सेवा है। अगला देश है ये दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया जिसका जिक्र भाग 20 आर्टिकल 368, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन का जिक्र किस में है? तो भाग 20 और आर्टिकल 368 में। आगे नोट, भारत का संविधान न तो बहुत अधिक लचीला है और न ही जटिल है, याद रखिएगा। आगे भारतीय संविधान में 3 प्रकार का संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार का संशोधन किया जाता है। पहला साधारण बहुमत के माध्यम से। तो साधारण बहुमत में क्या होता है? तो राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन साधारण बहुमत से किया जाता है, याद रखिएगा। राज्य में जो है राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है 50% सदस्य की बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत में कितने प्रतिशत बहुमत चाहिए? 50% बहुमत चाहिए। अगला संशोधन है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या है? इसमें जो 2/3 सदस्य का बहुमत चाहिए, याद रखिए। विशेष बहुमत में 2/3 सदस्य का बहुमत चाहिए। आगे विशेष बहुमत जो है मूल अधिकार और नीति निषेध तत्व का किया जाता है, याद रखें। मूल अधिकार और नीति निषेध तत्व में संशोधन जो है विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। आगे तीसरा है विशेष बहुमत और आधे राज्य का समर्थन। इसमें क्या होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, याद रखिएगा। विशेष बहुमत में क्या किया जाता है? आधे राज्य जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है विशेष बहुमत और आधे राज्य का समर्थन से किया जाता है। अब आइए अगला देश आइए ऑस्ट्रेलिया। अगला देश क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा और संचित सूची लिया गया, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा और संचित सूची। अब अगला देश कनाडा। कनाडा से संघीय व्यवस्था, शक्ति का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 153 लिया गया है, याद रखिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 153 में। आगे 3 प्रकार की सूची है, याद रखिएगा। 3 प्रकार की सूची कौन कौन सी है? तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची को जो है संघ सूची भी कहा जाता है। तो केंद्र सूची जो है मूलतः 97 थी लेकिन वर्तमान में 100 हो गया है, याद रखिए। केंद्र सूची में जो है मूलतः 97 था लेकिन वर्तमान में 100 हो गया। जैसे नागरिकता, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेल, विदेश सचिव, विदेश सेवा, मुद्रा इत्यादि, ये सब जो है केंद्रीय सूची का हिस्सा है। आगे अब आइए राज्य सूची। राज्य सूची में मूलतः जो 66 था लेकिन वर्तमान में 61 हो गया, याद रखिएगा। राज्य सूची मूलतः कितना था? 66 को था, अब वर्तमान में 61 हो गया। जैसे रेल, पुलिस, कृषि, भू राजस्व, जेल, स्थानीय स्वशासन, लोक व्यवस्था, पुलिस और स्वास्थ्य, ये सब क्या है? राज्य सूची का हिस्सा है, याद रखिएगा। अब ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मूलतः 47 था, वर्तमान में 52 हो गया, याद रखिएगा। समवर्ती सूची पे जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन्यजीव, मापतौल, शिक्षा, CRPC, IPC, योजना, विवाह, तलाक, ये सब किस में आएगा? समवर्ती सूची में आएगा, याद रखिएगा। शिक्षा को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। आगे नोट, भारत का संविधान KC व्हीलर के शब्दों में भारत में अर्धसंघीय व्यवस्था, याद रखिएगा। KC व्हीलर ने कहा था भारत में कैसी व्यवस्था है? अर्धसंघीय व्यवस्था है। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी से जो है आपातकाल लिया गया है। आपातकाल जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो 352 में क्या है? तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है, याद रखिएगा। अब भाई अगला देश फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतंत्र की प्रणाली। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्र की प्रणाली। आगे भारत में केंद्रीय चुनाव आयोग है। भारत में क्या है? केंद्रीय चुनाव आयोग है जिसका जिक्र आर्टिकल 324 से 329 तक है, याद रखिए। केंद्रीय चुनाव आयोग का जिक्र कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 324 से 329 के बीच है। आगे आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है, याद रखिएगा। आर्टिकल 326 में क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। नोट, मूल संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष थी, याद रखिए। मूल संविधान में जो है मूल संविधान में मतदान की आयु कितना था? 21 वर्ष, लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष हो गया, जो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया, राजीव गांधी के समय में, याद रखिएगा। मूल संविधान में तो मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान के आलोक में। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया?
तो 1989 में किया गया, राजीव गांधी के समय किया गया, याद रखिएगा। आगे, भारत में एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भी है। भारत में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भी है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 309 से 323 के बीच है। याद रखिएगा, भारत में एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भी है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 309 से 323 के बीच है। अगला देश है रूस। रूस से एक ही बात याद रखिएगा, मूल कर्तव्य लिया गया जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा लिया गया था। मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है भाग 4 के क में और आर्टिकल 51A में जिक्र है। इस तरह संविधान के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और अगला सेशन ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। तो आज के ज्योग्राफी के सेशन में मानसून, भारत की मानसून और जलवायु को देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। मानसून की खोज प्रथम सदी में हिपेलस ने किया था। याद रखिएगा, मानसून की खोज किसने किया था? हिपेलस ने किया था, जो एक अरबी नाविक था। हिपेलस कौन था? एक अरबी नाविक था। याद रखिएगा, हिपेलस कौन था? एक अरबी नाविक था। आगे, मानसून का अर्थ परिवर्तनशील हवा है। याद रखिए, मानसून का अर्थ क्या है? परिवर्तनशील हवा है, जिसकी उत्पत्ति जेट स्ट्रीम से होता है। याद रखिएगा, मानसून की उत्पत्ति किससे होती है? जेट स्ट्रीम से होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। मानसून का अर्थ क्या होता है? तो परिवर्तनशील हवा है, जिसकी उत्पत्ति जेट स्ट्रीम से होती है। अब ये जेट स्ट्रीम क्या होता है? तो उच्च स्तर पर, याद रखिएगा, उच्च स्तर पर उच्च गति की पवन को जेट स्ट्रीम कहते हैं। उच्च स्तर पर उच्च गति की पवन को क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। आगे, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। याद रखिएगा, भारत में कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। अपवाद सिक्किम। अपवाद में क्या है? सिक्किम। सिक्किम में यहाँ गर्मी के दिनों में जो है ठंडी जाड़ा पड़ता है। याद रखिएगा, सिक्किम अपवाद में है, जो सिक्किम में जो है हमेशा यानी गर्मी के दिन भी जो है ठंडी पड़ती है। आगे, मानसून के पहली फुहार को याद रखिएगा, मानसून के पहली फुहार को मानसून ब्रस्टिंग कहा जाता है। याद रखिए, मानसून ब्रस्टिंग जो है किसको कहते हैं? तो मानसून की पहली फुहार को जो है मानसून ब्रस्टिंग के नाम से जानते हैं, जो सबसे पहले 1 जून को केरल में होता है। याद रखिएगा, मानसून ब्रस्टिंग सबसे पहले कहाँ होती है? केरल में होती है। मानसून की पहली फुहार है। आगे, 10 से 15 जून के बाद यह कलकत्ता होते हुए पूरे बिहार में प्रवेश करता है। 10 से 15 जून में, याद रखिएगा, 10 से 15 जून के बाद कलकत्ता होते बिहार में फैलता है। याद रखिएगा। आगे, मानसून 2 प्रकार के होते हैं, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और एक उत्तर पूर्व मानसून। याद रखिएगा, मानसून 2 प्रकार के होते हैं, उत्तर पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा उत्तर पूर्व मानसून। आगे, भारत की 2/3 वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। भारत की 2/3 हिस्सा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। आगे, जाड़े के दिनों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से ही होती है। याद रखिएगा, जाड़े के दिन में जो वर्षा होती है उत्तर पूर्व मानसून से होती है, कोरोमंडल के तट पे। याद रखिएगा, जाड़े के दिन में वर्षा किस मानसून के कारण होता है? उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है, जो कोरोमंडल के तट पे होता है। आगे, नोट, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा गारो खासी जयंतिया पहाड़ी की कीपनुमा आकृति के कारण होता है। याद रखिएगा, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है? तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी के कीपनुमा आकृति के कारण होता है। आगे, उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ जो भूमध्य सागर से पूरब की ओर आती है। याद रखिएगा, उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ जो भूमध्य सागर से पूरब की ओर आती है, जिसके कारण जाड़े के दिन में वर्षा होती है। याद रखिएगा, किसके कारण? तो पश्चिम विक्षोभ के कारण जो है भूमध्य सागर से पूर्व की ओर बहती है, जिसके कारण जाड़े के दिन में वर्षा होती है। आगे, मानसून पूर्व भी भारत में कई वर्षा होती है। मानसून से पहले भी जो है भारत में कई वर्षा होती है, जैसे आम्र वर्षा, यानी इसका दूसरा नाम है मैंगो शॉवर, जो केरल और कर्नाटक में होता है। याद रखिएगा, मैंगो शॉवर कहाँ बरसती है? तो केरल और कर्नाटक में बरसती है। आगे, चेरी ब्लॉसम मानसून कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है, कॉफ़ी के लिए। याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम कहाँ होती है? तो कर्नाटक में होती है, कॉफ़ी के लिए। आगे, नोट, चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय की राजधानी शिलोंग में होती है। याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम जो एक फेस्टिवल है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में होती है। आगे, अब तीसरा है काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर। याद रखिएगा, तीसरा है काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर। ये जो है
पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और बिहार में चलती है। याद रखिएगा, काल बैसाखी कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर चलती है। ध्यान रखें, वर्षा के वितरण के दृष्टि से ठीक है, वर्षा के वितरण के दृष्टि से वनस्पति का वर्गीकरण किया गया है। वर्षा के वितरण के दृष्टि से वनस्पति का वर्गीकरण किया गया है। आगे, सबसे कम वर्षा जो है लेह में होती है, लेह लद्दाख में होती है, मात्र 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में 50 सेंटीमीटर और जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर। आगे, भारत में सबसे अधिक दैनिक तापांतरण राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में देखा जाता है। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक दैनिक तापांतरण कहाँ देखा जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। आगे, नोट, सबसे अधिक ठंडा स्थल द्रास जो भारत में है। याद रखिए, सबसे अधिक ठंडा स्थल जो भारत का कौन सा है? द्रास है। आगे, बारदोली छोरा क्या है? बारदोली छोरा है असम में काल बैसाखी का स्थानीय नाम क्या है? बारदोली छोरा। याद रखिएगा, बारदोली छोरा किसका नाम है? असम के काल बैसाखी का स्थानीय नाम जो है, असम में काल बैसाखी के स्थानीय नाम को क्या कहते हैं? बारदोली छोरा कहते हैं। यह चाय और चावल और पटसन के लिए प्रसिद्ध है। बारदोली छोरा किस लिए प्रसिद्ध है? चाय, पटसन और चावल के लिए प्रसिद्ध है। आगे, नोट, पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ चारों ऋतु में जो है चावल की खेती होती है। याद रखिए, पश्चिम बंगाल में जो है चारों ऋतु में जो है खेती होती है चावल की। आगे, लू क्या है? तो लू है उत्तर भारत की गर्म हवा को लू कहते हैं। उत्तर भारत की गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आगे, नोट, चेरी ब्लॉसम को फूलों का बौछार भी कहा जाता है। याद रखिए, चेरी ब्लॉसम को क्या कहते हैं? फूलों का बौछार भी कहते हैं। अब अगला टॉपिक है जलवायु। जलवायु एक दीर्घ अवधि की संकल्पना है जो निम्नलिखित कारण से प्रभावित होता है। याद रखिए, जलवायु क्या है? दीर्घकालीन है और मानसून अल्पकालीन है। याद रखिएगा, ये भी टॉपिक पूछा जाता है। मानसून क्या है? तो अल्पकालीन है और जलवायु क्या है? तो दीर्घकालीन है। जैसे जो ऊंचाई के कारण इसमें जो है प्रभावित पड़ता है और अक्षांशीय सागर की दूरी, हिमालय पर्वत और भौगोलिक सीमा के कारण जो है जलवायु प्रभावित होता है। आगे, इस कड़ी में भारत की जलवायु को जो है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के रूप में वर्णित किया गया है। याद रखिए, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। आगे, लेकिन ऋतु चक्र के दृष्टि से भारतीय ऋतु को जो है 6 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, ऋतु चक्र के दृष्टि से भारतीय ऋतु को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। जो है पहला है शिशिर ऋतु, जो जनवरी से फरवरी तक है। शिशिर ऋतु कहाँ से कहाँ तक? जनवरी से फरवरी तक। वसंत ऋतु मार्च अप्रैल। याद रखिएगा, वसंत ऋतु मार्च अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु मई और जून। याद रखिएगा। और वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त। शरद ऋतु सितंबर और अक्टूबर। हेमंत ऋतु नवंबर और दिसंबर। याद रखिएगा, ऋतु चक्र के दृष्टि से भारत में 6 प्रकार की ऋतु है। शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। अब ये अन्य बातें। भारतीय मानसून को सबसे प्रभावित करने वाली कारक है एल नीनो। याद रखिए, एल नीनो जो है भारतीय मानसून को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। याद रखिएगा, एल नीनो क्या है? तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। भारतीय मानसून विज्ञान की स्थापना। याद रखिए, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना नई दिल्ली में 1875 में किया गया था। याद रखिए, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना नई दिल्ली में 1875 में स्थापित किया गया था। आगे, जलवायु के वर्गीकरण का सिद्धांत जो है कोपेन ने दिया था। याद रखिए, जलवायु के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? कोपेन ने दिया था, जिसने भारत को 8 जलवायु प्रदेश में बांटा था। याद रखिए, कोपेन ने जो है भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में बांटा था। आगे, इस कड़ी में भारत का अधिकांश प्रदेश जो है वह CWG में आता है। इसमें ही बिहार आता है। बिहार भी जो है CWG में ही आता है, जहाँ C का अर्थ है औसत तापमान और G का अर्थ है शुष्क शीत ऋतु और G का अर्थ है गंगा का मैदान। तो C औसत तापमान कितना? 10 डिग्री सेल्सियस 4 महीने तक रहता है। आगे, अब ये ITCZ क्या है?
तो इसका पूरा नाम इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेशन जोन है। याद रखिए ITCZ का पूरा नाम क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। याद रखें हिंदी में इसका क्या कहेंगे? अतः अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। आगे, यह निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र माने जाते हैं। याद रखिएगा ITCZ को क्या कहते हैं? निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जहाँ उत्तर पूर्व पवन और दक्षिण पूर्वी पवन आपस में मिलते हैं। याद रखिएगा ITCZ पे जो है उत्तर पूर्व पवन और दक्षिण पूर्व पवन भी आके वहाँ मिलता है, इसीलिए उसे ITCZ कहा जाता है। इस तरह ज्योग्राफी का सेशन समाप्त हुआ और आज का सेशन भी समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।